हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेपर से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है सभी एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सभी पेपर्स सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो है यूपी में जो है पेट जो है भर्ती आने वाली है, आ चुकी है, उसका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 की जो है। ठीक है, तो उसमें जो है ये पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको बहुत ध्यान से पेपर को सॉल्व करिएगा और जिस तरीके के क्वेश्चंस जो है मैं करा रहा हूँ यही आएंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पता है तो आप उसके जो है खुद से स्वयं से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा और अपने नोट्स स्वयं के तैयार करिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। इसमें छोटी छोटी जो है चीज़ें जो है बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सकें। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के जो है कितने भेद होते हैं। तो देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर देना है आपको। तो देखिए इसके सही आंसर है, वर्णों के जो भेद होते हैं वो है दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डेटा जो है मैं बता रहा हूं ये आपको बिल्कुल नोट करना है। स्वर और व्यंजन मैंने अभी बताया आपको कि आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, हिंदी से रिलेटेड जो है नोट्स ज़रूर बनाया करिए। इससे बहुत छोटी छोटी जो है बहुत माइनर चीज़ें होती हैं जो कई बार किताबों में नहीं मिल पाती हैं, आप पढ़ाई के दौरान मिस कर देते हैं और अक्सर ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आपको लगता है कि अरे मैंने तो जो है सब चीज़ें जानी थी और ये कैसे क्वेश्चंस जो है पूछ करके मेरा गलत हो गया। तो बहुत हल्का पेपर होता है हिंदी का, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर जो है नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो वर्णों के जो है दो भेद होते हैं, स्वर कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 41। तो टोटल हो गया वर्णों की संख्या 52। ध्यान रखिएगा, टोटल वर्णों की संख्या हो गई 52। ये पता होना चाहिए। स्वर जो होता है, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने फैक्ट्स आपको पता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में जो है ह्रस्व जो है स्वरों की जो है संख्या कितनी होती है। तो देखिए अभी मैंने वहां पे बताया कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं। तो स्वरों में जो है, स्वरों को अगर हम बात करें तो स्वर होते हैं दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, और 11 स्वरों में से जो है ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है वो है 4। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7 4 11, तो 7 प्रकार के दीर्घ स्वर हो गए। ये आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, ह्रस्व स्वर होते क्या हैं, जिनको जो है कम समय में उच्चारित किया जाता है उन स्वरों को जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसमें जो है समय ज़्यादा लगता है ऐसे स्वरों में। ठीक है, तो देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं वो चार आपको याद होने चाहिए। बहुत सिंपल है, 11 स्वर है। स्वरों 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये पता होगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ए बड़ा ए, ओ आओ अंग आ री, ये सब है ना। तो ये जो 11 स्वर होते हैं उसमें से जो है छोटा आ, सब छोटा आ, छोटा ई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटा उ और री। ठीक है, ये जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और बड़ा ए और ओ और आओ। ठीक है, तो ये हो गए दीर्घ स्वर। ठीक, एक मिनट में पेन जरा कलर चेंज कर लेता हूं इसका। ठीक है, तो आपको जो है ये चीज पता चल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी जो है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई, यहां पे मैंने बताया तो 4 हो गई ह्रस्व स्वरों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों का जो है उच्चारण क्या होता है, तो व्यंजनों की सहायता से होता है या अनुस्वार की जो है सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है या बिना किसी सहायता से होता है। तो मैंने अभी बताया कि स्वरों की संख्या होती 11 और वो होते हैं स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। इसका मतलब है कि बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर जो होते हैं 11 होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या है 7 और दीर्घ स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ण जो है वो ओष्ठ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा वर्ण नहीं है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको बताना है आपको। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं कई बार जो है इसको बता चुका हूं। वर्ण जो होते हैं
का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ये सब जो होते हैं, है ना, वो किसी न किसी चीज़ के सहारे बोले जाते हैं। कुछ होंठों के सहारे बोले जाते हैं, कुछ दांतों का सहारा बोल लिया जाता है, कुछ जो है जीभ का सहारा लिया जाता है, कुछ मुंह का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है होंठों, ओठ जो है, मुंह से जो है, ओठ से जो है कौन से शब्द नहीं बोले जाते। तो देखिए पहली बात तो वर्ण जो होते हैं वो किस वर्ण में आते हैं, तो पहले देख लीजिए। कंठ, ये पॉइंट आपको याद, कंठ ताल, कंठ ताल मूर्धन्य, मूर्धन्य और दंत ओष्ठ। ठीक, ओष्ठ। तो 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हो गए, ध्यान रखिएगा यहां पे 5 वर्ण हो गए। अब ओ देखिए कंठ जो होता है वो का वर्ग आता है, ताल का के बाद आता है चा वर्ग आता है ना, फिर आता है चा के बाद आता है टा वर्ग आता है, फिर दंत में आता है ता वर्ग आता है, और ओष्ठ आता है पा वर्ग आता है। ठीक है, तो मतलब का खा गा घा अंगाई कंठ में आएगा, चा छा जा झा इया जो है ताल में आएगा, और जो है मूर्धन में आएगा टाठा दाधा ना, और ताथा दाधा ना, और पाफा बामा मा ओष्ठ में आएगा। अब देखिए यहां पे ओष्ठ नहीं है, तो पा फा, देखिए पा फा बा भा मा, तो बा है, मा है, और जो है अब यहां पे जो है 2 वर्ड आते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा। तो अब ध्यान रखिएगा एक और चीज है, मैं पेन चेंज कर देता हूं एक चीज के लिए। ठीक, कंठ जो होता है उसमें जो होता है छोटा आ और बड़ा आ शामिल होता है, का वर्ग के साथ साथ, चा वर्ग के साथ साथ ई और बड़ा ई शामिल होता है। ठीक है समझ गए। उसी तरीके से जो है ओष्ठ में जो होता है, ओष्ठ में जो होता है वो बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ शामिल होता है। तो इस तरीके से जो है ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, जो है बड़ा आ जो है कंठ में आता है, तो ये उसका वर्ग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको एक कॉपी में आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, फिर बाद में मत करिएगा कि बिल्कुल ये चीज़ें गलत हो गई हैं। इसको कंठ ताल दंत, देखिए कितना केटीएम जो है, पहले तो सिंपल सा कंठ ताल दंत ओष्ठ, ठीक है, कंठ ताल मूर्धन्य, तो केटीएम तो बाइक तो चलाते ही होगे, है ना, कंठ ताल मूर्धन्य दंत ओष्ठ, डीओ, ठीक है, डीओ डीओ लगा दो, डीओ लगा दो, डीओ लगा दो, ऐसे ना, तो केटीएम डीओ लगा के निकल लिए, केटीएम बाइक में, ऐसे कुछ तरीके चीज़ों से याद करने का कोशिश कीजिए। कंठ ताल मूर्धन्य दंत ओष्ठ। ठीक, तो इसमें का वर्ग आएगा, इसमें चा वर्ग आएगा, इसमें टा वर्ग आएगा, इसमें ता वर्ग आएगा, इसमें पा वर्ग आएगा। हिंदी तो इतनी तो आती होगी सबको, इतना तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, एक्टिंग मत करना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनुनासिक जो है शब्दों की पहचान करना है। ठीक है, तो अनुनासिक शब्द क्या होते हैं इसको देखिए, तो इसका सही बताएं। तो देखिए अनुनासिक वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का उच्चारण जो होता है मूलतः नाक से होता है, ध्यान रखिएगा नाक से होता है। ठीक है, इसमें जो है नाक से जो है ध्वनियां जो है निकाली जाती है। तो देखिए ऐसे जो है शब्द होते हैं, इनकी पहचान होती है, ध्यान रखिए इनकी जो है पहचान होती है चंद बिंदु, इसके ऊपर जो है शब्दों के ऊपर जो है बिंदु का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें कहाँ प्रयोग हुआ है, संभालना। ठीक है, तो अंक ये वाला, या फिर आपको जो है इस तरीके का जो है लिख दे, ठीक है, ठीक है, या ई के जो है बिंदु, मतलब ऊपर बस बिंदु लग जाए, बिंदी लग जाए, तो समझ लीजिए आंसर यही है। ठीक है, तो देख लीजिए अंक बड़ा चांद वाला हो गया, ठीक है, बड़ी ई हो गया। ठीक, ये सब होता है अनुनासिक शब्द। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। इसके अलावा और देखिए अनुनासिक शब्द में कुछ भी नहीं है, न अनुनासिक नाक से बोलने जाने वाले शब्द। निरनुनासिक जो होता है, देखो 2 शब्द होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। और निरनुनासिक जो होते हैं जो ज्यादातर जो है नाक से नहीं बोले जाते, मुंह से बोले जाते हैं। निरनुनासिक मुंह से बोले जाते हैं, वो कौन से होते हैं, तो देखिए वो होंगे छोटा, ठीक है, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब बिंदी जो न लगे तो वो है निरनुनासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ला और सा जो है शब्द का उच्चारण जो है किस स्थान से होता है। आपने वर्ण देख लिया, आपने देख लिया कि वर्णों में जो है कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है, का वर्ग चा वर्ग में। ठीक है, तो आपको देखे ला और सा, मैंने अभी बताया था कंठ ताल मूर्धन्य दंत ओष्ठ। ठीक है, अब इसमें जो है ला और सा जो है वर्ण का उच्चारण, देखिए का वर्ग ये इसमें आ गया, कंठ ताल जो है ये उसमें चा वर्ग आ गया, कंठ ताल मूर्धन्य जो है दंत में है जो है ता वर्ग आ गया। ठीक है, और ये पा वर्ग आ गया। और इसमें जो है कुछ शब्द और एक्स्ट्रा दिए रहते हैं,
उन शब्दों का जो है प्रयोग कहाँ होता है, तो ये आपको बताना है। तो आप जो है उसके आगे लिख लीजिएगा जो है तावर्ग होता है जिसे कहते हैं कावर्ग, तावर्ग होता है जिसे कहते हैं दंत। ठीक है, इसमें जो है ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ला और सा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ता था दाधा ना और ला और सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ओष्ठ में जो है छोटा ऊ बड़ा ऊ का होता है। ठीक है, कंठ में छोटा आ बड़ा आ का होता है। ठीक है, और कंठ ताल छोटा ई बड़ा ई का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें ला और शा का होता है। तो ये आप याद रखिए, का वर्ग हो गया, कंठ ताल चा वर्ग हो गया, कंठ ताल मूर्धन्य दंत, तो का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें ता वर्ग आएगा और इसमें आता है पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतना तो याद हो गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, मैंने अभी बताया था आपको व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41, टोटल 41, स्वर कितने हैं 11। तो वो जब जो 41 जो है व्यंजन होते हैं वो जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब वो 4 कौन से हैं ये आपको याद रखना है। छत, त्रग, ज्ञा, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो एक लय में होता है ना, छत्रज्ञ और श्री, ऋषि वाला। ठीक है, ये ठीक, तो ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, छा जो है वर्ण वो किसके योग से मिलकर के बनता है। तो देखिए छा वर्ण जो है किसके योग से मिलते बनता है, ये हमें बताना है इसका सही आंसर। तो मैंने अभी बताया था संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। छत्रज्ञ, ठीक है, ये बताया था ना, छत्रज्ञ और री। ठीक, ये है, ये 4 है। अब ये बोल रहा है कि ये जो संयुक्त व्यंजन होता है, मैंने अभी बताया कि दो जो है, देखिए यहां पे लिखा है ना, दो व्यंजन जो है एक साथ मिलते हैं तब उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो वो दो व्यंजन कौन से हैं ये हमें बताना है कि छा वर्ण जो है वो बना कैसे। तो देखिए का और शा, ध्यान रखिएगा, ये बनता है का और शा से। ठीक है, का और शा से मिलकर के जो है बनता है छत। और अगर पूछा जाए कि त्र किसे से छत्रज्ञ है ना, त्र किसे से बनता है, तो ये बनता है ता, नीचे डंडी लगेगी, ध्यान रखिएगा, ता और रा, ये डंडी देना ध्यान भूलिएगा नहीं। छत्रग और ज्ञा, और ज्ञा किससे बनता है, तो ज्ञा बनता है जा, ध्यान रखिएगा, जा नीचे और या। ठीक है, और जो है ऋषि वाला सा है, इसको कैसे बनेगा, तो ये होगा सा नीचे डंडी प्लस रा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ये याद कर लीजिए, बिल्कुल ये शब्द पूछे जाएंगे इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजनों की जो है संख्या कितनी होती है। तो देखिए स्पर्श व्यंजनों, मैंने बताया व्यंजन होते हैं टोटल 41, और उसमें से जो है 41 में से स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ध्यान रखिएगा 25 होती है। 25 कैसे होती है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग होता है, इस तरीके से जो है 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, काखा गाघा अंगा चाछा जाझा या टाठा डाधा, ये सब होते हैं। तो का वर्ग चा वर्ग कंठ ताल दंत, कंठ ताल मूर्धन्य दंत ओष्ठ। ठीक, पांचों हो गए। तो हर एक वर्ग में 5 शब्द होते हैं। ठीक, तो 5 गुणे 5 मतलब का, देखिए का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, तो देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ग हैं, 5 शब्द हैं हर में, तो 5 5 25 हो गया। तो ध्यान रखिएगा शब्दावलियों को बहुत गौर से समझिएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है पूछ रहा है 25। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। ठीक है, और जो है टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 25 में जुड़ जाएंगे, मतलब 4 और। तो देखिए 4 हो गया तो कितने हो गए 41। वो 4 कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं तो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा होते हैं, सा सा हा। ठीक है, उसी तरीके से संयुक्त व्यंजन फिर इसमें 4 होते हैं, तो मैंने 4 और जोड़ी है, तो छत्रज्ञ और श्री हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 4 और जोड़ दिए मैंने,
तो वो कौन से हो गए, अंतः स्वर व्यंजन हो गए। अंतः स्वर व्यंजन कौन सा होता है, या रा ला वा, अंतः स्वर व्यंजन। तो 4 4 चाहती है 12, इसमें से 25 में से 12 जोड़िए तो 5 6 7 और 2 1 3 है ना, और प्लस इसमें जो है 4 और व्यंजन शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टोटल जो होते हैं 41 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सघोष वर्ण जो है किसे कहते हैं, सघोष लिख लीजिए या कई बार जो है इसको घोष भी लिख देते हैं। ठीक है, तो घोष वर्ण और सघोष वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, सघोष वर्ण जो होते हैं इनकी जो है टोटल संख्या होती है, समझिएगा, इनकी जो टोटल संख्या होती है ये होती है टोटल 30। ठीक, अगर हम सभी वर्णों, जितने भी वर्ण काखा गाघा अंगा चाचा जाजा इया टाठा डाडा अणा ताथा दादा ना पापा बाबा माँ, ये सारे वर्ण जो हैं इनमें जो है तीसरा चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है, ध्यान रखिएगा, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, ठीक है, वो जो है वो कहलाता है घोष अक्षर या सघोष अक्षर कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे हम मान लीजिए हमने का वर्ग की बात कर रहे हैं, का खा गा घा और इया अंगा, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो गा घा और अंगा जो है वो सघोष वर्ण में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए पा फा बाबा मा, ये पहला अक्षर हो गया यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सघोष नहीं होगा, अघोष होगा। ठीक है, वहीं पे ता ता था आ गया, तो इसका मतलब ये दूसरा वर्ण हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए पा फा बा, पा फा और बा, तो देखिए बा जो है तीसरा अक्षर है, मैंने बोला ना तीसरा अक्षर चौथा अक्षर पांचवा अक्षर, तो यहाँ पे बा है, और ये या रा ला वा सा। ठीक, तो देखिए, तो इस तरीके से जो है ये भी नहीं है, तो इस तरीके से जो आंसर अगर निकल के आया तो इसका जो है सी आंसर है। ठीक है, सघोष वर्ण जो है टोटल होते हैं 30, ध्यान रखिएगा, टोटल इनकी संख्या क्वेश्चन में मतलब ये भी पूछा जाता है कि कितने टोटल होते हैं, तो सघोष या घोष दोनों में से ध्यान रखिएगा, ये होते हैं 30। और वर्ण का जो है तीसरा अक्षर चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर जो होता है वो सघोष वर्ण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से अघोष वर्ण क्या होता है, मैंने अभी सघोष बताया, अब अघोष की बारी आ गई। तो देखिए अघोष वर्ण कितने होते हैं, अघोष की संख्या कितनी होती है, तो देखिए टोटल जो है वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है, और तो बचे खुचे जो है वर्ण बचे, तो ठीक है 30 में से 40 45 42 22 जो है 22 जो है वो होते हैं। ठीक है, 30 40 43, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड, अघोष वर्ण जो होते हैं वो एक सेकेंड, हाँ अब चलिए, अघोष वर्ण जो होते हैं उनकी टोटल संख्या होती है 13, याद रखिएगा, उनकी टोटल संख्या होती है 13। और अघोष वर्ण का जो होता है वो पहला और दूसरा जो है वर्ग का जो है वर्ण का जो है पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष कहलाता है। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ का खा गा और घा और इया, तो मैंने अभी बताया कि चौथा और तीसरा चौथा पांचवा जो है ये घोष होगा। ठीक है, उसी तरीके से का और खा जो होगा वो अघोष होगा, ध्यान रखिएगा, का और खा जो है वो अघोष अक्षर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अघोष और सघोष में से दोनों चीज़ें बहुत गौर से समझ लीजिए। अघोष में पहला और दूसरा अक्षर के अलावा, ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा अक्षर के अलावा 4 अक्षर और जोड़े जाते हैं, 2, सा शा और सा, ये 3 अक्षर जो होते हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ये भी अघोष वर्ण में कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सघोष वर्ण की बात करें तो ठीक है, तो इसमें तीसरा चौथा पांचवा अक्षर के अलावा ध्यान रखिएगा या रा ला वा और एक जो है इकलौता हा, इसमें भी जो है ये हा जो है या हा जो होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है, सा हा ऊष्म व्यंजन होता है, तो हा जो है ऊष्म व्यंजन यहाँ पे, और ये जो होता है इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो ये भी जोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 4 5 यारा लावा हा सघोष वर्ण में आएंगे। ठीक, उसी तरीके से जो है इसमें 1 और 2 और उसके बाद जो है सा हा, तो सा और सा।
ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो इसका जो है आंसर देखिए, जो है अघोष में पाफा बाभा मा होता है, तो पहला ही अक्षर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है कुल कितने अयोग वाह होते हैं? तो देखिए अयोग वाह जो है कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो हिंदी वर्ण 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, सही आंसर देना है हमको। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है 2 अयोग वाह होते हैं, ध्यान रखिए अयोग वाह होते हैं। अयोग मतलब योग जिसका ना होने पर भी जो साथ दे, जैसे लिखा अयोग ना, योग ना होने पर भी जो है साथ दे, उसे अयोग वाह कहते हैं। तो देखिए वो कौन से होते हैं? 2, तो याद रखिएगा अनुस्वार होते हैं, एक अनुस्वार, ठीक है। नंबर दूसरा होता है उसको कहते हैं विसर्ग, ठीक, विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार जो होता है जिसमें ऊपर बिंदी, चंद बिंदी लगी होती है, ध्यान रखिएगा, एक इसी से बदल देता हूं मैं, तो ये बिंदी जो लगी होती है ये अनुस्वार कहलाती है, ठीक है। और विसर्ग जो होता है वो उसमें जो है इस तरीके से बिंदी होती है। तो अंक और आहा की ध्वनियां जो होती हैं ये होती हैं अयोगवाह ध्वनियां, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी देवनागरी लिपि का जो है वर्ण नहीं है? ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है। तो ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा, कंठ और दंतोष, मैंने अभी बताया था कि का वर्ग चा वर्ग किन किन वर्गों में क्या क्या बोलते हैं। कंठ से बोले जाने वाली को कहते हैं कंठ ध्वनि, मुंह से बोले जाने वाली को मूर्धन ध्वनि कहते हैं, दांत से सहारा लेकर के बोले जाने वाली की दंत ध्वनियाँ कहते हैं, दंत ओष्ठ से बोले जाने वाली को ओष्ठ बोलते हैं। ग्रीवा प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है, ठीक है, ग्रीवा प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यान जो है शब्द जो है, अगर हम उद्यान शब्द ले ले तो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें, ध्यान रखिएगा संधि विच्छेद नहीं करना है, वर्ण विच्छेद करना है, तो इन शब्दों को जो है एक एक शब्द का अलग कर दीजिए, ठीक है। वर्ण विच्छेद में एक एक वर्णों को अलग करना है, तो हमें देखना है कौन सा आंसर निकलता है। तो देखिए कई बार जो है इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। तो वी प्लस दा प्लस या प्लस ला प्लस या प्लस आ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो देखिए इसका आंसर सी नंबर है, ठीक। इसको संधि विच्छेद अगर करेंगे उ दा, और दा के नीचे जो है इस तरीके की डंडी का प्रयोग होता है या, ठीक है, और बड़ा आ ना, और फिर डंडी, एक एक शब्द को तोड़ देना है। यहां पे देखिए या जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, या प्लस जो है बड़ा आ, ठीक है। तो इस तरीके से या प्लस आ प्लस बड़ा आ, ठीक, ये शब्द है इसका। तो इस तरीके से जो है इसको तोड़ के आंसर दिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्ध जो है स्वर कौन से होते हैं? ठीक है, तो अर्ध स्वर कहलाते हैं, कौन से अर्ध स्वर हैं? तो ऑप्शंस देखिए सही। तो देखिए अर्ध स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्ध स्वरों की संख्या है 2 अर्ध स्वरों की संख्या है 2, और वो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ए, या और वा। ध्यान रखिएगा या और वा जो होती हैं वो अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और यहां पे जो है एक शब्द दिया है ला, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पार्श्विक, इसको इसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पार्श्विक ध्वनि लिख लीजिए आप। और रा जो होती है ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि कहते हैं, इसे लुंठित वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। अर्ध स्वरों की संख्या होती है 2, लुंठित जो है वर्ण होते हैं 1, जिसे कहते हैं आर, रा, और ला जो होते हैं पार्श्विक ध्वनि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जो है अल्प विराम जो है ये क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? कई बार जो है बच्चे अल्प विराम और अर्ध विराम और पूर्ण विराम तो ज़्यादातर बच्चों को जो है पता है ये पूर्ण विराम है, लेकिन अल्प विराम और अर्ध जो है विराम में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अल्प विराम है ये, ध्यान रखिएगा अल्प विराम है ये। और अगर बोले अर्ध विराम, ध्यान रखिएगा अर्ध विराम अगर लिख के आ जाए, ठीक, तो अर्ध विराम का जो है चिन्ह है ये और इसके ऊपर डॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये होता है अर्ध विराम। अल्प विराम में होता है, ठीक है, इसमें जो है जब हम कुछ बात कहते हैं तो जब 2 बातों को कहना होता है तो हम एक बात कहने के बाद कुछ देर का पॉज लेते हैं, रुकावट लेते हैं, अल्प रोकते हैं अपने आप को, फिर उसके बाद कहते हैं, ठीक है। अर्ध विराम में जब होता है, हम जब कोई एक बात हमारा समाप्त हुआ होता है या हमें कोई बात दूसरी दो बातें कहनी होती है तो हम कुछ अधिक समय लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो है अंतर को गौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, आपका डैश डैश, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में जो है रिक्त स्थान पर किस जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अरे वाह जो है, इसमें जो है देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही आंसर है ए नंबर, विषयामादि बोधक जो है चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटेंस है। अरे वाह के बाद जो है इस तरीके का जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए डॉट, ये एक्स एक्स हम लोग जो है कई बार जो है लिखते लिखते ऐसे नहीं लिख देते, तो ये रेखांकित चिन्ह का जो है प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शंस है। तो इस चिन्ह का कहते हैं लोप सूचक चिन्ह। ध्यान रखिएगा, लोप सूचक चिन्ह ये होता क्या है आखिर, ये समझिए। तो देखिए लोप सूचक चिन्ह का हम जब तब प्रयोग करते हैं जब हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, मतलब वाक्यांश लिख रहे होते हैं, लिखने में ही होगा ना, चिन्हों का तो प्रयोग लिखने में करेंगे ना। तो जब कोई लेख वाक्य, जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ ऐसे कथन प्रस्तुत करते हैं जो जो पढ़ने वाला जो होता है वो पहले से ही जानता है कि इसके आगे क्या होगा। मतलब कई बार जो है इस तरीके के जो है, मान लीजिए उस जो है लेख का रिपीट हो चुका है। मान लीजिए हम कोई पेज पढ़ रहे हैं और जो है कई बार जो है हमने ये जो है मान लीजिए सेंटेंस, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस कई बार जो है यूज़ किया जा चुका है। अब अगले पेज में फिर से वो यूज़ होना है, अगले पेज फिर तीसरे पेज में यूज़ होना है। तो कई बार जो है उन सेंटेंसेस का प्रयोग ना करके उसमें कट्टम बट्टम मार देते हैं ना। ठीक, तो ये एक तरीके से कहने का मतलब है कि कोई लेख वाक्य में कुछ ऐसे कथन प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो मतलब पाठक, जो पढ़ने वाला होता है, उससे पूर्व परिचित होता है, उसे पता होता है कि इसमें जो है कट्टम बट्टम में क्या मतलब कहना चाह रहा है। ठीक है, कई बार जो है हम अपनी बातें जब कहते हैं किसी से तो नहीं कहते हैं कि अरे यार ये ऐसा हुआ फिर ब्ला 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 ब्ला। तो वो ब्ला ब्ला जो होता है, हमें पता है कि सामने वाला उस ब्ला ब्ला की मीनिंग समझ रहा है कि ब्ला ब्ला में क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसको लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बर्तनी जो है शब्द का जो है, बर्तनी शुद्ध कौन सी है, तो इसको देखना है। ठीक, अक्सर जो है बर्तनी वाले शब्दों का जो है बहुत गौर से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो है अक्सर जो है बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो देखिए बर्तनी जो है निरोग, कोमलांगिनी, राजमहल और छौड़ी। तो देखिए निरोग जो होता है वो एक अशुद्ध शब्द है। ठीक है, इसको बल्कि लिखते हैं निरोग। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, निरोग होता है। और कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। ध्यान रखिएगा, कोमलांगी होता है। तो ठीक उसी तरीके से राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है। ठीक है, और यहां पे जो सही बात बताई जा रही है, शुद्ध शब्द है वो है अछौड़ी। डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्तनी की जो है दृष्टि से शुद्ध का जो है हमें चयन करना है, फिर हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित सभी एक जैसे लिखे हुए हैं, प्रोनाउंस तो सब एक जैसे ही होंगे। इसको देखिए, गौर से देखिए कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि इस तरीके से। ग्रह जो है ये नहीं होगा, ग्रह जो है ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि जो है शुद्ध हमें शब्द का चयन फिर से करना है। तो देखिए अभ्यस्त, अहल्या, तत्व और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए महत्व जो है ये गलत सेंटेंस है। ध्यान रखिएगा, महत्व इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। अभ्यस्त, अहल्या, तो ये तो सभी गलत हो गए। तो इसमें शुद्ध, देखिए एक चीज़ है, इसमें से हम कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए अभ्यस्त जो होता है था नहीं होता, वहाँ पे ता होता है। इसको लिखने का सही है अभ्यस्त। ध्यान रखिएगा, अभ्यस्त है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। ध्यान रखिएगा, अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या। ठीक है, तत्व जो है ध्यान गौर से देखिएगा, तत्व कैसे लिखते हैं। ये जो है तत्व इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तत्व जो है इस तरीके से लिखते हैं, ना कि इस तरह। महत्व को भी इसी तरीके से लिखते हैं, म हा आधा ता और ये डंडी हो जाएगी और इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो है कोई भी आंसर आप समझ लीजिए कि इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, चलिए मैंने चारों जो है पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। देखिए औद्योगिक जो है शब्द कैसे लिखा जाता है, इसका सही चुनाव करना है। तो देखिए औद्योगिक जो है, आप बताइए इसका सही आंसर है। तो देखिए इसका सही आंसर है औद्योगिक का, इसका ए आंसर है। औद्योगिक जो है हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, औद्योगिक।
गिक, ना कि जो है यौर होता है। ध्यान रखिएगा, यौ तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलिए सही वर्तनी का जो है चुनना है तो त्रिदोष, 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 त्रिदोष कौन सा है तो सही वर्तनी, तो देखिए इसका सही आंसर है डी, ये सही रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है शुद्ध शब्द का जो है हमें फिर से चयन करना है। ठीक, तो जिजीविषा इसमें से कौन सा है, देखिए 4 ऑप्शंस है, पढ़िए और स्वयं से बताने का प्रयास कीजिए, सोचिए आंसर क्या है। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर है जिजीविषा, इसको आंसर है जिजीविषा, ना कि जो है दोनों आप जो है छोटा ई होगा, जिजीविषा है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो है कौन सा शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो हमें बताना है तादात्म्य, तादात्म्य, तादात्म्य। देखिए इसका सही चारों आंसर में से पढ़ लीजिए, तो देखिए इसका सही आंसर है ए नंबर, तादात्म्य होता है। ध्यान रखिएगा, तादात्म्य होता है। ठीक है, गौर से समझ लीजिए इसको, आंसर तादात्म्य होता है। ठीक, और ध्यान रखिएगा तादात्म्य का मतलब होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में मिल जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द जो है फिर से शुद्ध शब्द का चयन करना है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले टॉपिक्स होते हैं, यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व। तो देखिए सभी इसमें इसका जो सही आंसर है यानी। ठीक है, वाल्मीकि जो है वो गलत है, वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। तो बाकी जो सही लिखा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि जो है इस तरीके से जो है ये लिखा जाएगा, वाल्मीकि। उज्ज्वल जो है गौर से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है उज्ज्वल। इसमें 2 डबल जा, आधा जा लगते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इस तरीके से लिखा जाता है उज्ज्वल, हमेशा आधा जा एक नहीं होता, इसमें 2 आधा जा का प्रयोग होता है। द्वंद्व जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता, द्वंद्व लिखा जाता है। ठीक है, द्वंद्व, ध्यान रखिएगा, द्वंद्व जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत गौर से जो है समझ लेना है, ये भूलिएगा नहीं। कई बार जो है इस तरीके से जो है द्वंद्व लिख देते हैं तो और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गलत है, बल्कि ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जो है वर्तनी का फिर से हमें चयन करना है। तो देखिए महत्वाकांक्षा, तो मैंने अभी बताया था कि महत्व किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें आधा था और ऊपर जो है डंडी का इस्तेमाल होता है, तो ये है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय जो है किस प्रकार की जो है संज्ञा दी जाती है हिमालय को, तो हिमालय को जो है किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है, तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए संज्ञा जो होती है, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, संज्ञा जो होती है उसके 5 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 भेद बताए गए हैं। इसमें से जो है 4 जो है भेद दिए हुए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जो है और समूहवाचक, और जो एक बचा है उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक, ये जो है 5 नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि आखिर जो है हिमालय क्या है, तो देखिए हिमालय जो है ये है व्यक्तिवाचक। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा है। किसी जो है व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा होती है, जो है किसी व्यक्ति जो है किसी स्थान, किसी विशेष स्थान के बारे में बताता हो, उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको याद करने का सबसे इकलौता तरीका है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ इकलौती एक होगी, मतलब ऐसी कोई चीज़ पूरे यूनिवर्स में एक होगी, इकलौती होगी। ऐसा नहीं इसकी जैसे हिमालय केवल एक है, ठीक है, गंगा नदी केवल एक है। ये बात आप बहुत गौर से इसको समझिए, मैं इसको थोड़ा सा समय लेकर के जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, या फिर कोई शहर का नाम ले लीजिए, जैसे कानपुर में रहता हूँ तो कानपुर एक ही है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, पटना जो है एक ही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ गंगा नदी है, यहाँ पे अगर मैं नदी, केवल नदी लिख दूं, ध्यान रखिए कि केवल नदी लिख दूं, तो इसका मतलब है कि एक नदियां नहीं, कई सारी नदियों की बात हो रही है। तो यहाँ कई सारी नदियों की बात जब बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। नदी जो है वो एक जातिवाचक है। पर्वत जो है, अगर हम मान लीजिए हमने हिमालय दिया तो हिमालय एक है, अगर हमने कंचनजंगा, विंध्याचल पर्वत लिख दूं तो ये सब व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया पर्वत, या पठार लिख दिया, या फिर महासागर लिख दिया, या किसी देश, कोई देश लिख दिया, मतलब देश का नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल देश की बात कर रहा हूं। अगर पूछे शब्द देश जो है, शब्द में जो है किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, तो देश में जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति को बना रहा है, मतलब पूरी जाति बता दे रहा है कि कितने देश हैं, 400 हैं, 200 हैं। ठीक है, अगर हम पूछ रहा है कि भारत जो है, तो भारत जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से जो है भाववाचक जो होता है, किसी चीज़ में भाव का जो है जिक्र होता है, जैसे मिठाई में मिठास होती है, बुढ़ापे में बूढ़ा में बुढ़ापा होता है ना, नारित्व होता है, भोलापन होता है, दया होती है ना, ये भाववाचक होता है। समूह जो होता है, समूह में होता है, टीम पे काम करता है, टीम वर्क, ठीक, समूह में टीम वर्क होता है। पुलिस, ध्यान रखिएगा, पुलिस जो है वो जाति में नहीं आती है, टीम में आती है, ये समूहवाचक होती है पुलिस, है ना। सेना, सेना भी समूहवाचक, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कोई जो है आयोग जो होती है वो भी सब समूह में आती है, ठीक है। परिवार समूहवाचक है, ठीक। अब क्या बचा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, द्रव्यवाचक में सोना चांदी, जिसको हम ना मतलब एक तरीके से क्वांटिटी में नाप सकते थे, तो सोना चांदी तेल पानी घी, ये सब जो है द्रव्यवाचक में, द्रव्य के रूप में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी चौक जो है कौन सी जो है संज्ञा दी जाती है? तो देखिए मैंने अभी बताया कि संज्ञा को जो है 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5, एक सेकेंड, चलिए अरे देखिए एक सेकेंड, हाँ, संज्ञा के जो है मैंने अभी बताया कि 5 भेद होते हैं। उसमें से जो है चांदनी चौक, देखिए किसी स्थान का बोध करा रहा है। चांदनी चौक दिल्ली का इकलौता है, तो इसका मतलब है जब केवल एक है तो इसका मतलब है कि व्यक्तिवाचक है, ठीक है। अगर यहां लिख देता दिल्ली, ठीक, तो दिल्ली भी एक ही है, ठीक, व्यक्तिवाचक। या फिर जैसा, ठीक, तो समझ गए होंगे ये भी व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो इकलौता एक चीज का बोध करा है, चांदनी चौक एक ही है। अब यहां पे मान लीजिए राम का नाम ले, तो आप सोचेंगे कि राम तो कई हैं, तो पर यहाँ पर राम उस राम की बात हो रही है, हमारे देव भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ राम भी जो है व्यक्तिवाचक होंगे, ठीक है। पर अगर कोई बात कह दे कि रमेश, ठीक, रमेश, अगर कोई रमेश का नाम जिक्र हो, तो देखिए रमेश जो है कई है, ये जातिवाचक होगा। ध्यान रखिएगा, रमेश जो है कई हैं, जातिवाचक होगा। किसी विशेष व्यक्ति की, यहाँ पे व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष स्थान की बात हो रही है ना, किसी विशेष जगह की बात हो रही है। यहाँ पे जो है जातिवाचक में पूरे एक समूह की बात हो जाती है, मतलब समूह का मतलब है कि पूरे लोगों की बात हो जाए। रमेश जो है कई हैं, ठीक। तो चलिए आप समझ गए होंगे इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिमा एक भाववाचक जो है संज्ञा है, जो कि जो है विशेषण से बना है। तो देखिए इसमें कौन सा विशेषण से बना हुआ है, तो देखिए कालिमा जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो ये विशेषण कौन सा है, कालिमा, लालिमा, काला और कालापन। तो देखिए काला जो होता है वो एक विशेषण शब्द है और ये इसी से बन के बना है कालिमा, ठीक है। लाल से, लाल जो है विशेषण शब्द है और लाल से बनता है लालिमा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम के जो है कुल कितने भेद होते हैं? मोस्ट संज्ञा के भेद 5 बताए थे मैंने, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है सर्वनाम होता है उसके टोटल 6 भेद होते हैं। संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। और 6 भेदों के नाम आपको याद होने चाहिए। 6 भेद कौन से होते हैं भेद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखना प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं पुरुषवाचक जो है सर्वनाम, ठीक। नंबर दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध जो है वाचक सर्वनाम, ठीक। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम, ठीक है। पांचवा जो है अनिश्चय था, तो यहां पे अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उस एक आखिरी है निजवाचक, ध्यान रखिएगा, निजवाचक जो है सर्वनाम, ठीक है। तो ये जो है 6 प्रकार के भेद मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपने आप काम कर लूंगा, वाक्य में से जो है कौन सा सर्वनाम जो है, किस जो है मतलब सर्वनाम शब्द का भेद क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 6 प्रकार के भेद बताए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना, संबंधवाचक, है ना, प्रश्नवाचक जो है और निजवाचक, ठीक है। तो ये सारे जो हैं 6 प्रकार के भेद हैं। तो इस चीज़ को जो है गौर से समझ लीजिए, ये चीज़ आपको जो है बार बार नहीं पता चलेगी। तो पुरुषवाचक जो होता है उसमें यूज होता है, ध्यान रखिए, इसका कीवर्ड है मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, ठीक है। उसी तरीके से निजवाचक अगर बोले तो वहां पे केवल होगा आप, ध्यान रखिएगा, आप, ठीक है। और वहीं पे निश्चयवाचक जब बोले तो ये निश्चयवाचक में मतलब यह और वह
जो है सर्वनाम का प्रयोग होगा, यह और वह का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है संबंधवाचक जो है सर्वनाम होगा। तो संबंधवाचक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संबंधवाचक, जो और सो। ठीक है, सेंटेंस जो है इसी से शुरू होगा, इसी से खत्म होंगे। ठीक है, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और निजवाचक मैंने बता दिया, यह और वह। प्रश्नवाचक होगा तो उसमें कौन और क्या का प्रयोग होगा। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ का शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, सर्वनाम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीठा अमरूद में मीठा जो है विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा अमरूद में मीठा जो है जो अमरूद की विशेषता बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक, और विशेषण की संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 4। ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक, जिसमें से जो है पहला गुणवाचक ले लीजिए, दूसरा जो है संख्यावाचक है, तीसरा व्यक्तिवाचक है, और व्यक्तिवाचक जो है कोई भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है परिमाणवाचक है, और जो है चौथा जो होता है वो है सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक जो है विशेषण। ठीक, चलिए ये चारों विशेषण के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वाक्य में जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें से देखिए जो किसी जो है मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ना बनाता हो। तो देखिए, दूध ठंडा है। ठीक है, दूध मीठा नहीं है, मुझे गर्म दूध चाहिए। तो देखिए, दूध जो है कैसा है, यहाँ गर्म है, तो मतलब दूध की विशेषता बता रहा है। यहाँ दूध कैसा है, दूध है मीठा है। यहाँ दूध कैसा है, दूध ठंडा है। यहाँ 1 गिलास जो है दूध लेके आओ। तो यहाँ दूध की जो है कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है डी नंबर गलत होगा। ठीक है, वो घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है कौन सा जो है कारक का प्रयोग किया गया है। तो कारक आपको याद होने चाहिए, टोटल सभी कारक आपको याद होने चाहिए। वो घर से बाहर गया है, तो इसका सही आंसर है, इसमें जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान से अलग, देखिए जब किसी चीज का अलगाव, ध्यान रखिएगा, अपादान कारक में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अलगाव होता है, या कोई जो है अलग हो रहा होता है, अलग होने की, पेड़ से फल तोड़ा अलग किया जा रहा है ना। कार से घर से बाहर निकल रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है ठीक। और देखिए कारक जो है बहुत सिंपल है। ठीक, 8 प्रकार के जो है कारक होते हैं, और इनके जो है 8 चिन्ह होते हैं। ठीक, तो कर्ता, 1 मिनट में आपको देखिए, कर्ता ने, कर्ता कारक है, और यहाँ पे ने जो है उसका चिन्ह है। ठीक है, परसर्ग जिसे कहते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक, करण से, ठीक, उसके बाद आता है संप्रदान के लिए। ठीक है, तो के लिए शब्द जैसे जिस तरीके से यहाँ से यूज हुआ है, ठीक है, तो ये अलगाव को कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ शब्दों में जो है ने का यूज होगा, को का यूज होगा, से। तो संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, देखिए अपादान से अलग। ठीक है, ये मैं अलग लिख रहा हूँ, अलग नहीं आएगा, लेकिन ये इस तरीके से अपादान से अलग। ठीक है, संबंध, ध्यान रखिएगा, संबंध अपादान से अलग, संबंध का, की, रा, री, संबंध। और अधिकरण कारक जो होगा, अधिकरण में, पर। ठीक है, में, पर। ठीक है, और संबोधन हे, अरे, आहो। ठीक, तो ये चीज आपको याद हो गया होगा, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है अर्थ खैरियत के लिए यूज होता है। तो खैरियत जो है, कई बार नहीं होता खैरियत पूछो, तो क्या पूछना है, कुशा, कुशल, तो सब खैरियत मंगल है, सब कुशल मंगल है, इसका आंसर होता है खैरियत का मतलब होता है कुशल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशा जो होती है वो एक छोटी सी घास होती है, घास को बोलते हैं कुशा। ध्यान रखिएगा, कुशा को जो है घास को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जो है एक शब्द है फाइल, इसको जो है क्या यूज किया जाता है। तो मिसिल, मसला, मसाला, मशाल। तो देखिए मिसिल जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपित्थ जो है शब्द का जो है तद्भव जो है शब्द, देखिए तद्भव और तत्सम बहुत पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। तद्भव जो होता है वो हिंदी के जो है नज़दीक होते हैं,
हिंदी के नज़दीक होते हैं, अशुद्धियाँ जो है उससे भरा होता है, आमतौर पे जो है गांव में बोली जाने वाली भाषा शैली होती है, ठीक है। उसी जगह जो है तत्सम होते हैं वो संस्कृत के नज़दीक होते हैं, संस्कृत के जो है इर्द गिर्द होते हैं, या तो संस्कृत से लिए गए शब्द मूलतः पूरी तरीके से होते हैं या संस्कृत के आसपास होते हैं, लेकिन जो है तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी होते हैं, या फिर जो है अशुद्ध शब्द जो होते हैं आमतौर पे जो है अशुद्ध शब्दावलियां जैसे प्रयोग की जाने वाली, गांव में ये जो है इस तरीके के जो है तद्भव शब्दों का प्रयोग जो है बहुत अधिक किया जाता है। तो देखिए कपित्थ जो होता है वो एक तत्सम शब्द है और इसका जो है यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं कैथा, ध्यान रखिएगा, कपित्थ को कैथा कहते हैं। केला को क्या कहते हैं, केला एक तद्भव शब्द है और केला को जो है अगर तत्सम बोले तो कदली, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपूर का कर्पूर होता है, ध्यान रखिएगा कर्पूर होता है, ठीक है, कपूर का कर्पूर होता है, खजूर का खरजूर होता है, खूरजर होता है, सॉरी खूरजर होता है, ठीक है। तो देखिए खूरजर होता है और कैथा का कपित्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथि का जो है तद्भव जो है हमें बताना है, तो ग्रंथि का जो है तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए ग्रंथि जो है एक शब्द है, ये तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव होता है वो है गांठ, ध्यान रखिएगा वो है गांठ। दीठी का जो है तत्सम हमें रूप बताना है, तो देखिए दीठी जो है एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है जिसका हमें तत्सम बताना है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक, जो है सभी एक ही तरह के हैं लेकिन वह जो है शब्दावलियों में से, तो इसका है दृष्टि, ध्यान रखिएगा दृष्टि इसका सही आंसर है, ठीक, इस रूप में ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत में जो है कौन सा जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अत्यंत में जो है उपसर्ग जो है वो है अति, ध्यान रखिए, एक सेकेंड, तो अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए अत्यंत में जो है इसमें अति शब्द उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उपसर्गों की टोटल संख्या होती है वो है 22, ध्यान रखिएगा 22 जो है टोटल उपसर्ग हैं, ठीक है। ये शब्द के पहले लगते हैं, ध्यान रखिएगा ये शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले प्रयोग होते हैं, शब्द के पहले प्रयोग होते हैं, यही बस आपको याद रखना है। पहले प्रयोग होने वाले को जो है कहते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। ये जब शब्द के पहले लगते हैं तो ये शब्द की मीनिंग भी बदल देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग जो है बताना है अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में जो है किस तरीके का जो है उपसर्ग का प्रयोग है, तो मैंने अभी बताया कि उपसर्ग की संख्या 22 है और ये शब्द के पहले लगते हैं, तो इसका है अतीन्द्रिय, ठीक है, अति धन इंद्रिय, तो इसका उपसर्ग है ए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलंकार में जो है कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो अलंकार में देखिए अलंकार जो है ध्यान रखिएगा, अलंकार में जो है डी नंबर अलम जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईप्सित जो है शब्द का विलोम कौन सा है, तो देखिए ईप्सित शब्द के जो है 4 ऑप्शंस देखिए, अनीप्सित, अभीप्सित, अधिप्सित और कुत्सित। तो देखिए ईप्सित का होता है विलोम अनीप्सित, ध्यान रखिएगा ईप्सित का अनीप्सित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेहरे पर जो है हवाइयाँ उड़ना जो है शब्द का अर्थ बताना है, तो चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाना क्या होता है, तो देखिए तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। तो देखिए तुम्हारे चेहरे से हवाइयाँ तोते क्यों, कई बार जो है ऐसे शब्द नहीं कहते तेरे तोते क्यों उड़े हुए हैं, तो मतलब क्यों घबराया क्यों हुआ हो, तो इसका आंसर जो है बी नंबर है, ठीक है, हवाइयाँ उड़ जाना मतलब घबरा जाना। तलवार की धार पर चलना मतलब कोई ऐसा कार्य करना जो बड़ा कठिन हो, बड़ा मतलब ऐसा हो जो बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है आपको, तो इसका आंसर है डी नंबर। ध्यान रखें तलवार की धार में चलना, धार मतलब पैनी होती है और चलोगे तो कटने का डर रहेगा, इसलिए कहा जाता है कि तलवार की धार में मैं जो कार्य कर रहा हूँ ना वो तलवार की धार पे चलने जैसा है, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ध्यान रखिएगा जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए जो है शब्द प्रयोग किया जाता है अध्यूड़ा, ध्यान रखिएगा उसके लिए जो है शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं अध्यूड़ा। और जो है परित्यक्तता जो होता है क्या होता है, वो होता है जिसे पति ने त्याग, जिस पत्नी को जो है पति ने त्याग दिया हो, ध्यान रखिएगा परित्यक्तता जो होता है जिसे पत्नी ने पति ने, ध्यान रखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पति ने त्याग दिया हो, उस पत्नी को त्याग दिया हो, ठीक है। और खंडिता जो होता है, खंडिता को जो होता है उसको कहते हैं जो पति, जो आदमी रात में किसी अन्य औरत के साथ जो है समय बिता करके सुबह जो है फिर से अपने घर चला आए, उसे कहते हैं खंडिता, ध्यान रखिएगा उसे खंडिता कहते हैं, ठीक है।
अब आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के खंडिता जो है किस टाइप के लोगों को कहा जाता है या किस टाइप की लड़कियों के बीच में जो है रहते हैं। ठीक है, बाकी जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके जो है कहना जो है बढ़ा चढ़ा करके जो है कहना के लिए जो है एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बढ़ा चढ़ा के जब कहते हैं तो उस शब्द के लिए कहते हैं अतिशयोक्ति। इस तरीके का जो है एक अलंकार होता है जिसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे जैसे कि क्या कहते नहीं है, जो आशिक लोग होते हैं, जो मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े, मैं जो है तुम्हारे लिए चांद से जो है तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है, तो ये नहीं होता, तो ये बढ़ा चढ़ा के बात कहता है। ठीक है, या फिर जो कहता नहीं है तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा के समान है, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है कि जो है इस दुनिया में किसी से हंसी नहीं है। तो ये बातों को जो है बढ़ा चढ़ा के जो है पेश कर रहा है लड़का, भगाओ इसको मार के। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजनालय जो है, देखिए संधि विच्छेद है, इस चीज़ को देखिए संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए संधि जो है भोजनालय जो होता है, भोजन धन आलय में जो है कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। संधि से रिलेटेड जो है मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो बना हुआ है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। मैंने खुद जो है मतलब पर्सनली जो है हैंडमेड नोट्स हैं, बहुत आसानी से समझ आने वाला है। मैं फिर भी एक बार जो है छोटे शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ। संधि जो होता है वो 3 प्रकार की होती है, जिसे कहते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जो स्वर संधि होती है, जिसे कहते हैं स्वर संधि, जो है मान लीजिए स्वर संधि जो है कई प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि। ठीक है, उसी में से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि भोजनालय जो है वो क्या है, तो वो है इसका आंसर जो है दीर्घ संधि। भोजन धन आलय जो होता है, ठीक है, तो देखिए इस संधि का जो है यूज होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, या री। ठीक, ये जो है व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, इन व्यंजनों का जो है स्वर, ये जो स्वर हैं, ठीक, इन स्वरों का जो है इस्तेमाल होता है, ये मेल खाते हैं अपने से ही, मतलब आ जो है आ से ही खा जाए मेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है भोजन आ धन आ लिखा हुआ है। ठीक है, तो भोजनालय हो गया, तो ये बनता है बड़ा। यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है, समझाऊं तो मैं कैसे, देखिए आ प्लस आ मिलेगा तो बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा प्लस छोटा मिल जाए तो भी बड़ा होगा, छोटा प्लस छोटा बड़ा, और बड़ा प्लस बड़ा से बड़ा। अब देखिए ये 4 स्टेटमेंट है। इसी तरीके से ई के लिए बना लीजिए, इसी तरीके से ऊ के बना लीजिए, इसी तरीके से री के लिए बना लीजिए। ई और बड़ा ई के लिए होगा, इसी तरीके बड़ा ऊ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है दोनों जो है शब्द एक ही जैसे होंगे, छोटा और बड़ा, छोटी ई बड़ी। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए मैंने बताया भोजनालय, रामायण, राम धन आयन, ठीक है, वधूर्मी। अब देखिए मैंने छोटा ऊ वाली बताई, तो वधूर्मी जो है, अगर मान लीजिए वधूर्मी है, ठीक, ये आप नोट कर लीजिए जो मैंने अभी 4 पॉइंट बताए हैं। तो वधूर्मी, वधु, वधु धन उर्मी। ठीक है ना, तो देखिए ऊ प्लस ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। तो देखिए यहां बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ है, ये देखिए यहाँ से छोटा ऊ, यहाँ से छोटा ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, यहाँ से छोटा ऊ हो गया, तो वधूर्मी हो गया। ठीक, तो ये भी ये क्या कहते हैं, दीर्घ संधि है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक और आखिरी में जो है एक शब्द और लिया था री। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो मातृणाम, मातृणाम। ठीक है, तो इस ये होगा मातृधन री राम। ठीक, तो ये हो गया री धन री, बन करके बनता है री। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरीके से जो है सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, आ धन बड़ा आ। ठीक है, महींद्र, मही धन इंद्र, ई वाला भी बता देता हूं उसी तरीके से। ठीक, महींद्र, महींद्र, तो मही, ठीक, मही धन इंद्र। तो देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई, ठीक है, ये छोटी ई है तो बन जाएगी बड़ी ई। ठीक, तो ये देखिए बड़ी ई बन गया, तो महींद्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवोड़ा जो है संधि में जो है कौन सा विच्छेद है, नवोड़ा। तो नवोड़ा जो है संधि है, तो देखिए इसको है नौ धन ऊड़ा। ध्यान रखिएगा इसका विच्छेद आपको पता होना चाहिए, नौ धन ऊड़ा है। ठीक है,
और ये जो है संधि है गुण संधि, ध्यान रखिएगा, ये जो है गुण संधि जो है, ठीक है। अब गुण संधि, ठीक। आप संधि विच्छेद जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ और जो है मैं गुण संधि से बातें बता देता हूँ। कुछ जो है प्रेत गुण संधि है, ठीक है। प्रेत धन होता है प्राधन इत, ध्यान रखिएगा, प्राधन इत, ठीक। प्रेत हो गया। जलोर्मी, जलोर्मी, ठीक है। समुद्रोर्मी, दीर्घोपल, गुडाकेश, ध्यान रखिएगा, गुडाकेश जो है, गुडाकेश, ठीक है। गुडाका धन ईश, इसका जो है संधि विच्छेद अक्सर कठिन होता है, इसलिए मैंने ये शामिल कर देता हूं, गुडाकेश, ठीक है। तो इसका होता है गुडाका, गुडाका धन ईश, ठीक। तो ये जो है संधि विच्छेद है, ये है गुण संधि, ठीक है। महेंद्र महाधन इंद्र, महेश महाधन ईश, रमेश रमाधन ईश, ये सभी जो है गुण संधि होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि में जो है कौन से संधि है? यदि धन अपि, यद्यपि में जो है यदि धन अपि, तो देखिए ए आंसर है। तो ये जो है संधि है यण संधि, ध्यान रखिएगा, ये यण संधि है, ठीक। ये यण संधि है। चलिए, और कौन सी है यद्यपि? तो अध्ययन, ध्यान रखिएगा, अध्ययन, अध्ययन जो है वो है यण संधि, ठीक। न्यून, ये भी यण संधि है। नधु देव्यागम, देव्यागम, ये भी है यण संधि, ठीक है। नधूर्मी, नदी धन उर्मी, नधूर्मी, ये भी यण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन जो है, पवन में कौन सी संधि है? तो एक आखिरी संधि बची है, वो है अयादि संधि, ध्यान रखिएगा, पो धन आयन, ध्यान रखिएगा, पो धन अन जो है अयादि संधि कहलाती है, ठीक है। पवन हो गया, नायक हो गया, नयन हो गया, पवित्र हो गया, सावक हो गया, धावन हो गया, है ना, ये सभी जो है अयादि संधि है, ठीक है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने सभी आपको यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। अगर कोई भी जो है आपको टॉपिक जो है समझ में ना आया हो तो आप हमें जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का जो है टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। हमें लाइक्स के माध्यम से जो है हम भी मोटिवेट हो जाते हैं, नए वीडियोस लेकर के आते हैं आपको, जो है हम डेली क्वेश्चंस जो है आपके बना करके लेके आते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।